हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। अब यहाँ पे इस पहले तो ये जो हमारा चैप्टर है इसका मतलब हम समझते हैं आखिर ये क्या है। दो का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है, दो का मतलब टू होता है। ठीक है। चर क्या होते हैं? तो चर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जैसे चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड दिए हो, हमारे ए बी सी दिए हो, अब नहीं लिखा होता है, ए बी सी एक्स वाई जेड नॉर्मली लिखा होता है। ठीक है। जो लेटर्स होते हैं वो हमारे चर होते हैं। और रैखिक समीकरण क्या होता है ये आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा। जैसे हमने बहुपद पढ़े थे, बहुपद हमारे क्या होते थे, जैसे कि हमने x+5 = 0 लिखा है, तो ये जो है वो हमारा एक रैखिक समीकरण है। ये हमारा बहुपद भी है, रैखिक समीकरण भी है। रैखिक बहुपद है कैसे कि देखो, पहले तो हम आपको बता देते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद वो होता है जो चर और अचर से मिलकर बनते हैं। ठीक है। अचर क्या होते हैं? जो हमारी संख्याएं होती हैं वो हमारी चर होती हैं, एक्स वाई जेड हमारे चर होते हैं। चर और अचर से मिलने वाले जो हमारे समीकरण बनती है उसको हम बहुपद बोलते हैं। ठीक है। अब इन्होंने कहा है रैखिक। रैखिक का मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, x+5 लिखा था। इसकी अगर घात की बात की जाए तो घात किसकी होगी? 5 की घात तो होगी नहीं, चर की घात होगी। तो यहाँ पे अगर x की घात की बात की जाए तो 1 है ना। ठीक है, जो कि हम लिखते नहीं है। तो अगर जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब अगर हमने इक्वल टू में 0 लगा दिया है तो वो हमारा क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। तो यही ये इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे रैखिक समीकरण कहेंगे। पर इन्होंने बोला क्या है? दो चर वाले। तो इसमें हमने आपको क्या बताया है? एक चर बताया है। अब ये बात कर रहे हैं दो चर की, तो दो चर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं, x+y+5 = 0। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पहला चर हो गया, ये हमारा दूसरा चर हो गया। तो इसको ही, और इनकी घात की बात की जाए, इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है। तो इस टाइप के समीकरण को हम क्या करेंगे, कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। युग्म अब बोला है, युग्म का मतलब दो हमारे समीकरण दिए होंगे। जैसे कि हम दूसरा समीकरण कुछ और ले सकते हैं, 2x+3y+2 = 0। तो ये हमारे यहाँ पे समीकरण के दो युग्म हो गए। ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो ये दिया गया है ये आपको कुछ भी ऐसा कुछ खास पढ़ने वाला नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको पढ़ाते हैं, ये आपको पता है। और ये वाली क्लास जो है, अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो ये वाली क्लास देखनी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास हम लाते हैं जहाँ पे हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद एक्सरसाइज आपके लिए हलवा हो जाती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखा है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। ठीक है। मतलब हाँ, रैखिक समीकरण युग्म, जब रैखिक समीकरण जो होती है वो क्या बनाता है? एक रेखा बनाती है। जैसे कोई हमने समीकरण ली, ठीक है, ये हमने रैखिक समीकरण ली। ठीक है। तो ये जो हमारी रैखिक समीकरण है ये क्या बनाती है? एक रेखा बनाती है। अगर हमने दो रैखिक समीकरण ले ली, ठीक है, तो वो दूसरी वाली रैखिक समीकरण भी हमारी क्या बनाएंगी? एक रेखा बनाएंगी। तो दो रेखाओं की बात करते हैं वो तीन तरीके से एक दूसरे के साथ परफॉर्म कर सकती है। या तो वो एक दूसरे के साथ कैसी हो सकती हैं? समांतर हो सकती है। समांतर का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो समांतर का मतलब होता है कि इनके बीच की दूरी जो है किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करेंगे तो वो हमेशा बराबर रहेगी। कहीं पे ना कम होगी, कहीं पे ना ज्यादा रहेगी। अगर यहाँ पे इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप ढूंढेंगे तो वहां पे भी 2 सेंटीमीटर की दूरी ही नजर आएगी, वो आपस में कभी भी मिलेंगी नहीं। ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से एक बिंदु पे काट रही हूँ। ठीक है, सिर्फ एक ही बिंदु पे काट रही हूँ। ठीक है, ये भी हो सकता है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक हमारी ये रेखा हो गई और इसी के जस्ट ऊपर हमारी दूसरी वाली रेखा हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे तो एक प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ है कि एक ही रेखा जो है, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है। अगर कॉमन पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे, हर पॉइंट पे कॉमन पॉइंट होगा क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है। तो ये तो बात हमने की रेखाएं जो है होती है किस तरीके से, दो रेखाएं एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन बना सकती है।
ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, इन्होंने कहा है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसमें जिसका कोई हल नहीं होता रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। तो रैखिक किसका कोई हल नहीं होगा भाई, हमने यहाँ पे देखा कि इस वाली कंडीशन में हमारी दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। जब एक दूसरे के समांतर जा रही हैं तो कोई भी पॉइंट एक दूसरे से मेल नहीं खाएगा, मेल नहीं खाएगा तो हमारे कोई भी पॉइंट निकल के नहीं आएंगे, मतलब कोई भी हल हमारा निकलेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, असंगत युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगत युग्म कहते हैं। ठीक है, यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई। फिर ये कह रहे हैं एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, जिसका हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। ठीक है, जिसका हल होता है, तो भाई हल इसमें भी होता है और हल इसमें भी होता है, तो ये दोनों हमारे कैसे कहलाएंगे, संगत कहलाएंगे। ठीक है। और बात करते हैं, इन्होंने कहा है क्योंकि इसमें इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ एक हल है और इसमें कितने हल है, अनंत हल है, क्योंकि अनंत हमको पॉइंट मिला है। अनंत मतलब कई सारे पॉइंट हमको मिल रहे हैं। ये कह रहे हैं तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तुल्य का मतलब यहाँ पे हमारी जो दोनों रेखाएं थी एक दूसरे के ऊपर थी, मतलब बराबर थी, तुल्य मतलब समान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब अनंत हल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं जो कि हमने टिक लगाए हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं अब हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को तथा हल के अस्तित्व होने को निम्न प्रकार से एक सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बोला है एक सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब हमको अगर लिखना है तो हम कैसे इनको लिख सकते हैं, यही बात बोली है। इन्होंने कहा है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ठीक है, इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, जो हमने आपको कंडीशन बताई थी, जो हमारी दोनों रेखाएं थी कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही थी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी। तो इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अगर हमसे पूछा जाए, हमें ऐसा मतलब कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए किसी टाइप का जिसमें अद्वितीय हल होने की बात हो रही है, तो आप समझ जाना कि ये दोनों रेखाएं हैं एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। ठीक है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है समांतर रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता, असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। तो समांतर समीकरण वही हमने आपको बताया था, एक रेखा इस तरीके से जा रही है, दूसरी रेखा इसके जस्ट समांतर जा रही है, तो इनके बीच में कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे पे टच ही नहीं कर रही, तो हल कहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, असंगत। याद रखना, जो टच नहीं करती है असंगत होती हैं। ठीक है, जो एक बार टच करती हैं, जिनका जो प्रतिच्छेद करती हैं, उनका अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अब हम तीसरा वाला पॉइंट, ये बात आपको बार बार बताई जाएगी इस चैप्टर में ताकि आपको अच्छे से रट जाए। ठीक है, तीसरा वाला पॉइंट हम जब देखते हैं, उन्होंने कहा है रेखाएं संपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। ठीक है, करो बेटा आप और। तो पहली हमारी रेखा ये है, इसके ऊपर ही जस्ट दूसरी रेखा हमारी जा रही है। ठीक है, एक ही रेखा पे दूसरी रेखा जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम टच पॉइंट की बात करें तो इसका हर एक पॉइंट टच हो रहा है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इसके अपरिमित रूप से कितने हल है, अनेक हल है। कैसे हल है, अनेक हल है। तो इनको हम आश्रित संगत समीकरण, आश्रित या संगत समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आइए हम रैखिक समीकरण युग्मों पर विचार करते हैं। तो भाई हम विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, तो इन्होंने एक समीकरण बताया है x माइनस टू वाई इजकल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इजकल टू 0। तो ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं जो इन्होंने बताई हैं, ये कह रही हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है वो क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा समीकरण दिया है, दूसरा पॉइंट दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इजकल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इजिकल टू 0। तो ये दोनों रेखाएं जो है वो कैसी हैं, संपाती हैं।
यहाँ पे तीसरी हमारी रेखाओं का युग्म दिया गया है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों रेखाएं हमारी कैसी हैं? समांतर है। ठीक है, तो पहली वाली रेखाएं, जो दोनों रेखाएं हैं कैसी हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं इस पॉइंट पे। दूसरी वाले जो हमारे युग्म दिए गए हैं वो संपाती हैं। संपाती मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे पे इस तरीके से हैं। और तीसरी वाली जो रेखाएं हैं वो क्या कर रही हैं? समांतर हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये आ गया। अब इन्होंने कहा है, आइए अब इन तीनों उदाहरणों में A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के मान लिखे, उनकी तुलना करें। यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 व्यापक रूप में दिए गए समीकरणों के गुणांक को व्यक्त करते हैं। तो अब ये हमारे सामने कंडीशन आती है कि आखिर ये A1 A2 और B1 B2 C2 ये सब है क्या? तो भाई हमने आपको एक और बात बता देते हैं, अभी नहीं बताई आपको। जैसे कि हमारी समीकरण क्या थी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा स्पेस बना रहे। ठीक है, तो हमारी समीकरण क्या दी गई है? पहली वाली यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दी गई है x माइनस 2y इज इक्वल टू में 0। ये दी गई है ना समीकरण। अब हम इसकी तुलना किससे करेंगे? व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? तो वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा होता है व्यापक रूप पहले समीकरण के लिए। दूसरा हमारा समीकरण जैसे दिया गया है इसी में 3x प्लस 4y, ठीक है, और माइनस का 20 इज इक्वल टू में 0। तो इसके व्यापक समीकरण की बात करें तो वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहली समीकरण का ये है व्यापक रूप, दूसरी समीकरण का ये है व्यापक रूप। अब हम क्या करते हैं? इनकी करते हैं तुलना। क्या करते हैं? इनकी हम तुलना करते हैं। तुलना जब करेंगे तो हमें A1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, A2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, B1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, B2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही C1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे कि तुलना करेंगे। A1 x का गुणांक A1 है, ऐसे ही x का गुणांक क्या है? कुछ है नहीं, तो हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। यहाँ पे y का गुणांक B1 है और यहाँ पे y का गुणांक क्या है? माइनस का 2 है, तो ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। C1 हमारा है, यहाँ पे C1 कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x का गुणांक A2 है, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, तो A2 हमारा 3 हो गया। y का गुणांक हमारा क्या है? यहाँ पे B2 है और यहाँ पे क्या है? 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे C2 हमारा दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया है? C2 की जगह पे माइनस का 20 दिया गया है। इस तरीके से हमने A, B और C, A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू जो है निकाली। इसी तरीके से सारी वैल्यू जो है वो निकालनी है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से A1/A2, B1/B2, C1/C2 इस तरीके से लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये अनुपातों की तुलना करेंगे, फिर ग्राफीय निरूपण करेंगे, फिर बीजगणितीय निरूपण करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण इस तरीके से दी गई थी, ये आपने देखी है। तो पहली वाली समीकरण इन्होंने बताई थी, प्रतिच्छेद कर रही थी, दूसरी वाली संपाती थी, तीसरी वाली समांतर थी। ठीक है, अब हमको ये ग्राफ जो है वो याद करके रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। जैसे कि हम पहले चलो A1/A2 की वैल्यू निकालते हैं। तो A1 अपॉन हमारा कितना था? 1 था, A2 हमारा 3 था, तो A1/A2 हमारा हो गया 1/3। ऐसे B1/B2 की वैल्यू रख के हमारा क्या आ जाएगा? -2/4। C1/C2 की वैल्यू रखेंगे तो 0.20 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे भी वैल्यू निकाल ली। शक्तिशाली ठीक है, यहाँ पे मात्रा सही लगाओ, शक्तिशाली। ठीक है, ऐसे ही हमने सारी वैल्यू जो है A1, A2, B1, B2, C1, C2 की सारी वैल्यू जो है वो हमने निकाली है। इतना तो आप कर ही लोगे। अब हमें अनुपातों की तुलना करनी है। जैसे कि हमने इसको जब काटा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा क्या आ गया? माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, और ये हमारा कितना आ रहा था? 1/3, और ये माइनस का 1/2 आ रहा है। ये हमारा बराबर ही नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया है? A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा
इसको जब हमने काटा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। ठीक है, इसको देखा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी हमारा कितना आ गया है, 1/2 आ गया है। इसको काटा, माइनस से माइनस कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये भी हमारा कितना आ गया, 1/2 आ रहा है। तीनों ही बराबर आ रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो जब हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2 आता है, तब क्या होता है, रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती है, प्रतिच्छेद करती हैं। और जब प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका केवल एक हल होता है, या कह लो अद्वितीय हल होता है। ठीक है, हम ये बात आपको 2-3 बार इसी क्लास में ही बताएंगे, जिससे आपको ये चीज याद ना करनी पड़े, आपके दिमाग में बैठ जाएगी अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, जब हमारा a1/a2 और b1/b2 c1/c2 तीनों ही बराबर होते हैं, तो हमारी रेखाएं समपाती होती है। समपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर होती हैं। जब एक दूसरे के ऊपर होती है तो हमारे अद्वितीय हल, अद्वितीय नहीं सॉरी, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे वाला देखते हैं, तो यहाँ पे 1/2 आया। इसको हमने जब काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसको काटा हमने, माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 18, तो ये जो है वो हमारा कितना आ गया है, 1/3 आ गया है। अब ये दोनों तो बराबर है, पर ये वाला बराबर नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। जब समांतर होती है तो उनका कोई भी हल नहीं होता है। ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसी से हमारे क्वेश्चन में आएगा, उसी के हिसाब से हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हम आपको यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, जब हमारा a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2 आएगा, तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। जब प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका सिर्फ एक ही हल होगा, या अद्वितीय हल होगा। ठीक है, जब हमारी रेखाएं, रेखा के जो पॉइंट्स होते हैं a1/a2 और b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होंगे, तो हमारे ऐसी कंडीशन में क्या होंगी, हमारी रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, कैसी होंगी, संपाती होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी, और ऐसे हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब हमारे रेखाओं के पॉइंट्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2 होगा, तब हमारी रेखाएं समांतर होंगी। समांतर होंगी तो मतलब कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो 2 बार मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, लेकिन धीरे धीरे आप बार बार सुनोगे तो आपको ये चीज आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 से निरूपित रेखा है। मतलब वही जो मैं बता चुकी हूँ ना, वही बात ये यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं प्रतिच्छेद रेखाएं कब करती हैं, तो प्रतिच्छेद रेखाएं हमारी तब करती हैं जब a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2 होता है। अब ये कह रहे हैं रेखाएं संपाती कब होती है, तो प्रतिच्छेद का मतलब इस तरीके से काटना, संपाती का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होना। ठीक है, संपाती कब होती है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, और हमारी रेखाएं समांतर कब होती है, तो हमारी रेखाएं समांतर तब होती हैं जब, समांतर का मतलब एक दूसरे के इस तरीके से समांतर होती है, कहीं पे भी काटती नहीं है, कहीं पे भी मिलती नहीं है। तो तब ऐसा होता है जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2 होता है। ठीक है, तो 3 बार हम यही फॉर्मूले मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको उम्मीद है अब तक अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे हम उदाहरण नंबर 1 पे, पूरा चैप्टर हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से पता है जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म। ठीक है, 2 समीकरण हमको दिए गए हैं, x प्लस 3y इजकल टू में 6 और 2x माइनस 3y इजकल टू में 12, इस तरीके से दिया गया है। 2 समीकरण दिए गए हैं, ये कह रहे हैं संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करो। संगत है, इन्होंने बोला है, संगत की बात कर रहे हैं, तो हमें ग्राफ द्वारा क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो संगत है तो क्या मतलब है कि प्रतिषेध कर रहे होंगे कहीं पे। ठीक है, संगत का मतलब यही तो होता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं,
इनकी समीकरण हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए, देखो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पेन को कर लेती हूँ पतला, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास जो था यहाँ पे लिख लेते हैं x+3y इज इक्वल टू में 6 था, यही था ना। हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट्स निकालने होंगे। अब पॉइंट्स हमारे कैसे निकलेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू निकालो या वाई की वैल्यू निकालो, ये आपके डिपेंड करता है। जैसे कि इन्होंने एक्स से एक्स से वाई की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3y लिखा रहने देंगे, ठीक है, और 6 तो पहले से ही उधर है। अब इस x को जब उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगले कंडीशन में क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये y इसके 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये 3 जब उधर हम भेजेंगे तो ये 6 - x के अपॉन में चला जाएगा। तो ये हमारी y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, x के टर्म में 6 - x अपॉन में 3, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब x की वैल्यू जो है कोई जरूरी नहीं है आप 0 ही रखो, 6 ही रखो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, ठीक है। आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। तो जैसे कि इन्होंने x की जगह पे 0 रखा, हमारे पास क्या था, हमारे पास था y बराबर 6 - x अपॉन में 3, ठीक है। तो इन्होंने x की जगह पे एक बार 0 रखा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 6 अपॉन में 3, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमें क्या वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली। तो 2 वैल्यू को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। अगली बार इन्होंने क्या किया, अगली बार इन्होंने जो हमारा दिया गया था 6 - x दिया था, x की जगह पे इन्होंने 6 रख दिया है, ठीक है। क्या रख दिया है, 6 रख दिया है। तो अब अपॉन में हमारा क्या था, 3 था ना, तो 0 अपॉन में 3, 0 अपॉन में 3 का मतलब होता है 0, तो वो 0 हमारा यहाँ पे आ गया। ऐसे ही इन्होंने जो दूसरा समीकरण था उसको भी सॉल्व किया है। जैसे कि हमारा दूसरा समीकरण था 2x+3y इज इक्वल टू में 12, ये था ना, ठीक है। हमें y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो पहले तो 3y को इधर ही लिखा रहने देते हैं और x को उधर भेज देते हैं। जब x उधर जाएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा 2x। y की वैल्यू निकालनी है, y इसके साथ 3 के साथ गुणे में है, बराबर के इधर जब 3 जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। अपॉन में चला गया तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 12 - 2x, ठीक है, अपॉन में 3, 12 - 2x अपॉन में 3। अच्छा, यहाँ पे हमारा माइनस था ना, वही मैं सोच रही थी, थोड़ा माइनस का गड़ा बना है। तो यहाँ पे हमारा माइनस था तो हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है, माइनस हो गया और बस इतना ही करना था हमको सही। तो ये हमारा क्या, माइनस का 3y था इधर, ठीक है, ये उधर जाके माइनस का हो गया और ये इधर माइनस का था, ठीक है। इस माइनस को हमने जब उधर भेज दिया तो हमारे साइन चेंज हो गए, तो हमारा 2x जो है प्लस का हो जाएगा, 12 माइनस का हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। तो यही वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख के आ रही। तो एक बार हमने x की जगह पे 0 रखा और एक बार हमने 3 रखा, ठीक है, हमने सॉल्व किया। चाहे तो हम आपको दिखा भी सकते हैं भाई, क्या था, एक बार हमने 0 रखा, 2 × 0 - 12 अपॉन में 3, ठीक है। तो 12 माइनस का अपॉन में 3, ठीक है, काटा तो हमारा क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जब हमने 3 रखा, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया, माइनस का 6 बचा, माइनस का 6 बटे में 3, तो हमारा माइनस का 2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो भाई ओजस ने अपना काम खत्म कर लिया है और मुझे दिखाने आया है, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। अच्छी अच्छी राइटिंग लिखोगे तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी। तो आप लोग ओजस से मिलना चाहते हो भाई, ये है हमारे बांदड़ू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। मम्मा, मैं अपने जब कंधे तब बॉल और बैट वही रखना, मैं भूल तो रख सकता, नहीं बाद में हम रख देंगे, ठीक है, अभी सो रहा, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है कि एक्स और वाई के जो पॉइंट्स निकले हैं आखिर निकले कैसे हैं, ठीक है। और यही जो निकले हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमारे निकले हैं थोड़ा क्लियर कर देते हैं इनको। ये जो पॉइंट्स हमारे निकले हैं यही हमारे क्या है, निर्देशांक है। इन्हीं को हमें क्या करना है, ग्राफ पर बनाना है,
ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या है 0,2 इसको पढ़ेंगे, ये देखो ये क्या है 6,0। एक्स वाले पॉइंट पहले लिए जाएंगे, वाई वाले बाद में लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे निर्देशांक ही होते हैं किस फॉर्म में, हमारे निर्देशांक इसी फॉर्म में होते हैं एक्स कोमा वाई। तो एक्स वाले पहले लिए जाते हैं, वाई वाले बाद में लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे तीसरे निर्देशांक ये होंगे, चौथे निर्देशांक ये होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे के सारे निर्देशांक हमें यहाँ पे दिए जाना है। जाओ बंद कर देना, ठीक है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हमने निर्देशांक भी निकाल लिए, अब हम चलेंगे अपने ग्राफ पेपर पे। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये है हमारा ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर है। तो ये वाला अक्ष जो होता है वो कौन सा अक्ष होता है, हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है। और ये वाला अक्ष जो होता है वो कौन सा होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, ये जो हमारे जैसे 0,2, जीरो में क्या है, एक्स जो है ही नहीं, वाई है। तो मतलब इसका क्या हुआ, वाई पे ही हमारा पॉइंट बनेगा 2, तो ये बन जाएगा हमारा पॉइंट 0,2। और दूसरा पॉइंट जो था वो हमारा था 6,0। तो 6 में हमारा एक्स तो था, वाई जो था वो था ही नहीं, तो समझ लो वाई पे बनेगा ही नहीं, एक्स पे बनेगा। तो इन दोनों रेखाओं को हमने इस तरीके से जब मिलाया, ठीक है, ये जो हमारे हमने लाइन पे लाइन नहीं बना पाई है, इस तरीके से लाइन जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमको ये रेखा मिली। ये जो रेखा है यही हमारी क्या है, x+3y=6। ऐसे ही हमने यहाँ पे इसके 0,-4 के निर्देशांक और 6,0 के निर्देशांक बनाए, तो हमको एक रेखा मिली इस तरीके से, एक रेखा मिली। यही रेखा जो हमारी मिली थी वो क्या थी, 2x-3y=12 थी। ठीक है, अब ये दोनों एक बिंदु पे काट रहे थे, वही बिंदु जो था जिसपे काट रहे थे वही हमारा कॉमन बिंदु था, वही हमारा प्रतिच्छेद बिंदु था। ठीक है, ये हमारे इस तरीके से हमारा ग्राफीय निरूपण भी हो जाएगा। उदाहरण 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लिखा है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, मतलब अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब हमको खुद ही बताना है कि इनके कोई हल नहीं है। हल नहीं है का मतलब समांतर रेखाएं तो नहीं है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब ये एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब दोनों रेखाएं हमारी समांतर है। अब हमको क्लियर नहीं है कि ये तीनों में से है क्या, हमें खुद ही सॉल्व करके बताना है। तो हमारा पहला समीकरण दे रखा है 5x-8y+1 = 0। दूसरा पॉइंट नहीं, दूसरा समीकरण दे रखा है 3x-24 अपॉन में 5y+3y5, इस तरीके से दिया रखा है। ठीक है, तो अब ये वाला जो हमारा समीकरण है, दूसरा वाला समीकरण आप देख सकते हो, इसमें ये अपॉन में इस तरीके से दिया गया है। हम नहीं चाहते कि अपॉन में हो, इसीलिए इन्होंने क्या किया है, इसको खत्म कर दिया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, जैसे कि हमारी समीकरण थी क्या, तो अगर ये अपॉन में 5 है, ठीक है, अपॉन में 5 हमारा कब खत्म होगा, जब हम गुणे में 5 करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम गुणे में 5 कर दें। ठीक है, और इतना हो। अब यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको भी हम छोटा कर सकते हैं। कैसे, अगर हम 3 से भाग भी कर दे दोनों तरफ, तो 3 × 8 = 24 होता है। 5 से 5 हमारा कट गया, 5 से 5 ये भी कट गया, 3 से 3 कट गया। ये तो हमारा 0 में ही गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या आ गया 3x, और 3x में भी हमें करना पड़ेगा 5/3 से गुणा, क्योंकि सब में कर रहे हैं ना, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 3 से 3 ही कट गया, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5x-8y, ठीक है, और क्या बचेगा इधर, प्लस का 1 = 0। तो इस तरीके से हमने इसको, ये इतनी लंबी चौड़ी जो हमारी समीकरण थी, इसको हमने काट पीट के इतना इसको सिंपल सा समीकरण बना लिया है। ठीक है, ये सिंपल सी हमारी समीकरण बन गई है। ठीक है, लेकिन अब अगर इसको मैच करेंगे तो ये वाली और ये वाली सेम टू सेम है। 5x-8y+1, यहाँ ये 5x-8y+1 सेम समीकरण है। अब जब सेम समीकरण है तो वो हमारी एक दूसरे पे ही होंगी। जब सेम समीकरण है तो सारे पॉइंट हमारे सेम ही तो निकलेंगे, तो मतलब वो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी या एक दूसरे पे होंगे। जब संपाती रेखाएं होंगी तो उनके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसमें कुछ ऐसा सॉल्व करने वाला था ही नहीं, बस हमें समीकरण को ही मैनेज करना था। ठीक है, तो समीकरण को जो मैनेज किया तो हमारी समीकरण नंबर 1 के समान निकल के आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पे उदाहरण नंबर जो है 3 वो कह रहा है, चंपा एक सेल में
कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। ठीक है, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। ठीक है, तो सिंपल से इस क्वेश्चन का मोटो क्या है? इस क्वेश्चन का मोटो बस इतना ही है, ठीक है, कि हमें ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए? हमें समीकरण बनानी आनी चाहिए। अगर समीकरण बनानी आ रही है ना, तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरीके से हमको दे दिया गया क्वेश्चन और हमें समीकरण ही नहीं बनानी आ रही है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इन्होंने एक उदाहरण कुछ इस तरीके का भी रख दिया है। ठीक है, तो इन्होंने 2 चीजों की बात की है। ठीक है, एक तो बात की है पैंटों की संख्या की, ठीक है, दूसरी बात की है स्कर्ट की संख्या की। 2 चीजों की इन्होंने बात की है। तो पैंटों की संख्या को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, और स्कर्ट की संख्या को हम क्या मान लेते हैं? वो y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसने क्या कहा था? तो इसने कहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी। स्कर्ट की संख्या क्या थी? y। तो इसने कर दिया है स्कर्ट की संख्या, ठीक है, मतलब y खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी। पैंट की संख्या क्या थी? x, इसको कर दिया 2 गुना, और 2 गुने से 2 कम। 2 कम का मतलब 2 को हमने घटा दिया। तो हमारी समीकरण क्या बन गई है? y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, ये हमारी समीकरण बन गई है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इसने क्या बोली है? दूसरी कंडीशन में इसने बोला है कि स्कर्ट की संख्या, तो स्कर्ट की संख्या वापस से क्या है? y। ठीक है, खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुने से 4 कम, मतलब पैंट की संख्या से 4 गुनी और उसमें भी 4 कम। तो हमारी समीकरण क्या निकल के आ गई? y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। इस तरीके से समीकरण हमने बना। ठीक है, अब समीकरण बना लिए, इसके आगे अगर आप सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने को तो बोला नहीं है। ठीक है, अच्छा कितने नग खरीदे? इन्होंने बोला ही है कि शायद ने पूछा कि कितने नग खरीदे, तो ठीक है, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो हमें दोनों समीकरण मिल गई। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी समीकरण क्या थी। पहले जो हमारी समीकरण थी वो इसके लिए थी y बराबर 2x माइनस 2, और दूसरी वाली समीकरण थी y बराबर 4x माइनस 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे। आपकी मर्जी है, कुछ भी रखो, 0 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो, 100 रखो, आपका डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 ही रखो, 0 ही रखो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दो x की जगह पे क्या रखा है? 2 रखा। जब हमने x की जगह पे 2 रखा तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस 2, तो हमारा कितना आ गया? 4 में से 2 गया तो 2 बचा। तो जब हमने x की जगह पे 2 रखा तो y की वैल्यू हमारी क्या आई? 2 आई। जब इन्होंने x की जगह पे क्या रखा? 0 रखा, तो ये तो हमारा 0 हो गया, तो हमारा क्या आ गया? माइनस का 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? माइनस का 2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे हमने x की जगह पे क्या रख दिया है? 0 रख दिया है, तो ये हमारा क्या आ गया? माइनस का 4 आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस बार x की जगह पे 1 रख रहे हैं। ठीक है, x की जगह पे 1 रख दिया, तो हमारा क्या आ गया? 4 माइनस 4। 4 माइनस 4 का मतलब 0, तो ये हमारा यहाँ पे हमारा 0 आ गया। तो हमने यहाँ पे निर्देशांक भी निकाल लिए। पहली वाली समीकरण के निर्देशांक आया 2,2, और दूसरी वाली समीकरण मतलब दूसरा निर्देशांक आया है 0, -का 2। ठीक है, दूसरी वाली जो समीकरण है उसका पहले निर्देशांक है 0, -4, और दूसरा वाला निर्देशांक जो आया है वो आया है 1, 0। इस तरीके से दोनों समीकरणों के दो हमारे निर्देशांक निकल के आ गए हैं। अब ये जो हमारे निर्देशांक आए हैं इनको हमने इस ग्राफ पे लगाया है। जैसे कि 2, 2 की बात करते हैं, ठीक है, तो दो इधर वाली लाइन पे सारे पॉजिटिव एक्स होते हैं, इधर वाले लाइन पे सारे नेगेटिव एक्स होते हैं, इधर वाली लाइन पे सारे नेगेटिव वाई होते हैं, इधर वाली लाइन पे सारे पॉजिटिव वाई होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो हमने पॉजिटिव वाला 2 लिया, इसको आगे बढ़े इस तरीके से, पॉजिटिव वाला वाई लिया, ठीक है, इस तरीके से बढ़े तो हमको ये पॉइंट मिला। यही पॉइंट हमारा क्या है? 2,2 है। ठीक है, तो अगले निर्देशांक की बात करते हैं। अगला निर्देशांक था 1, 0। ठीक है, तो 1, 0
तो ये जीरो क्या दर्शाता है कि वाई अक्ष है ही नहीं, सिर्फ एक्स अक्ष है, मतलब एक्स पे ही हमारा बनेगा। तो हमने एक्स पे ही 1 पॉइंट पे ही निर्देशांक बना दिया 1,0। अगला हमारा निर्देशांक था 0,-4। ठीक है, एक्स तो है ही नहीं, वाई है, वो भी नेगेटिव वाला वाई। तो नेगेटिव वाला वाई हमारी ये वाली अक्ष होती है। तो इस पे हम -4 देखते हैं, तो -4 हमको यहाँ पे नजर आ गया। तो ये वाला निर्देशांक हो गया 0,-4। अगला हमारा था 0,-2। जीरो, इसमें जीरो मतलब एक्स अक्ष है ही नहीं, वाई अक्ष है। तो एक्स और वो भी नेगेटिव वाला, तो ये हमारा 0,-2। सभी और रेखाओं को हमने इस तरीके से मिलाया। जब हमने मिलाया तो हमने देखा कि ये वाली जो हमारी पहली वाली रेखा थी वो हमारी ये हो गई, दूसरी वाली ये थी, ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो मतलब ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका मतलब इनके अद्वितीय हल है। ठीक है, कैसे हल है? अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे हम चाहे तो, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, हमने इतना कुछ नहीं लिखना है, तो हम यहाँ पे बस ये लिख देंगे ये दोनों रेखाएं बिंदु इतने पे प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और हमको यहाँ जहां पे प्रतिच्छेद करती है वो पॉइंट हमको लिख लेना है। ठीक है, जैसे कि इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है ना, ठीक है, तो यही बिंदु हमारे क्या हो जाएंगे 1,0। तो एक्स की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, वाई का प्रतिच्छेद बिंदु में बताना होगा एक्स बराबर 1, वाई बराबर 0। रैखिक समीकरण युग्म का क्या है? अभीष्ट हल है। ठीक है, तो अब ये अभीष्ट हल हो गया। अब हम इन्होंने बताई थी खरीदी गई पेंटों की संख्या बतानी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अर्थात उसके द्वारा खरीदी गई पेंटों की संख्या 1 और उसने कोई स्कर्ट नहीं खरीदी। ठीक है, ये एक्स क्या था? एक्स जो था वो पेंटों की एक्स स्कर्ट की संख्या थी, और वाई जो था वो पैंट की संख्या थी। तो वाई तो 0 है, मतलब पैंट खरीदी नहीं, स्कर्ट हमने खरीदी है कितनी? 1। ठीक है, 1 मिनट, पैंटों की संख्या 1, स्कर्ट नहीं खरीदी। 1 मिनट देख लेते हैं क्या हमने माना था, मैं भी कंफ्यूज हो गई। अच्छा, पैंटों की संख्या को एक्स माना था, स्कर्ट को वाई माना था। ठीक है, पैंटों की एक संख्या को एक्स माना था, मतलब हमने एक पैंट खरीदी है, कोई स्कर्ट नहीं खरीदी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम एक्सरसाइज 1.1 पे आ गए हैं, लेकिन हमें वो अभी करनी नहीं है, हम कल कराएंगे एक्सरसाइज 1.1। अभी हम पूरा चैप्टर जो है आपका बुक का वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है एक रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधि। यहाँ पे किसी रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणित, अभी तक हम ग्राफीय विधि पढ़ रहे थे, अब हम बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे। आखिर ये बीजगणितीय विधि होती क्या है, तो हम आपको बता दें। बीजगणितीय विधि जो होती है किसी भी समीकरण को सॉल्व करने की, 3 होती है। पहली होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये रही हमारी प्रतिस्थापन विधि। और दूसरी जो होती है, कहाँ गई है हमारी, बहुत अच्छी विधि है। ठीक है, तीनों ही विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इन्होंने भेज दी है। ठीक है, तो दूसरी विधि जो है वो होती है हमारी विलोपन विधि। ठीक है, सारे की सारी आज हम पढ़ाएंगे आपको। और तीसरी जो होती है वो आपके कोर्स से हटा दी गई है, पर देख लेते हैं कि इस बार नाम भी दिया गया है कि नहीं। नाम भी इन्होंने नहीं दिया है, तो तीसरी हम खुद आपको बता देते हैं। तीसरी होती है वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, अच्छी विधि है, लेकिन थोड़ी टाइम टेकिंग है, शायद इसलिए हटा दी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो चलना है अपनी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो बुक बोल रही है, जितना कोर्स हमारा दिया गया है हम उतना ही पढ़ाएंगे, लेकिन हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, कोई भी पॉइंट हम बुक का छोड़ने वाले नहीं है। मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाती हूँ, आप लोगों से कहना कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के इस तरीके की विनती है। ठीक है, तो हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है, हमारी वीडियोस को शेयर भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ठीक है, आप लोग भूल जाते हो, करते नहीं हो, फिर मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं रोती हूँ बैठ के बहुत ज्यादा कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम देखते हैं। हम ये कह रहे हैं, हम प्रतिस्थापन विधि को कुछ उदाहरण देकर समझाएंगे। तो पहले तो हम प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझा देते हैं, प्रतिस्थापन विधि आखिर होती क्या है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि जो है आखिर होती क्या है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मेरे पेन टूल्स किधर चले गए भाई? ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब ही आप लोग नाम से समझ पा रहे हो, अगर समझ थोड़ा दिमाग लगा रहे हो तो नाम से समझ में आ रहा होगा। प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, मतलब किसी को उठा के एक जगह से दूसरे जगह
स्थापित कर देना। किसी की वैल्यू हमने ली, इसको उठा के दूसरी जगह स्थापित कर देना, मतलब प्रतिस्थापित कर देना। ठीक है, तो ये होता है प्रतिस्थापन का मतलब। अगर आप इसका मतलब भूल गए तो कभी भी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में कंफ्यूज नहीं हो गए कि कौन सी विलोपन विधि है और कौन सी प्रतिस्थापन विधि है। मतलब से समझो, विलोप का मतलब होता है गायब, मतलब उसमें गायब कर देते हैं। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, उठा के दूसरी जगह रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पहले 7वां उदाहरण, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, हम 7वें उदाहरण पे पहुंच गए। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यार, पहुंच ही गए होंगे तभी तो। ठीक है, तो इसके इन्होंने कुछ चरण बताए, चरण वर्ण छोड़ो। ठीक है, सिंपल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चरण वर्ण पढ़ोगे तो थोड़ा मतलब और इतने सारे चरण ये सब दिमाग पकड़ के सर पकड़ के बैठ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा पहला समीकरण है 7x - 15y इज इक्वल टू में 2। दूसरा है x + 2y इज इक्वल टू में 3। दो समीकरण हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम चाहे इस वाली समीकरण को ले लें, चाहे इस वाली समीकरण को ले ले, आपकी मर्जी है। इन्होंने क्या किया, इजी वाली समीकरण, अगर मैं आपसे पूछूं दोनों समीकरणों में से इजी कौन सी है, तो आप लोग इस वाली समीकरण को ही इजी बताओगे, क्योंकि ये दिखने में इजी है, इसीलिए बताओगे। तो इन्होंने भी समीकरण 2 ली है। तो इन्होंने समीकरण 2 जो है उसको इस तरीके से लिख लिया है, x + 2y इक्वल टू 3। तो हम चाहे तो y की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो x की वैल्यू निकाल लो। वैसे x की वैल्यू निकालना इजी है, क्योंकि x अकेला है और y के साथ 2 लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमने x की वैल्यू निकाली है। तो हमने x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया है, इस 2y को उधर भेज दिया। जब 2y को उधर भेजा तो ये माइनस का 2y हो गया। तो इस तरीके से हमारा x की वैल्यू निकल के आई है, x इजकल टू 3 - 2y। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब यही वैल्यू को हम प्रतिस्थापित करेंगे। किस में प्रतिस्थापित करेंगे, जो हमारी समीकरण नंबर 1 है। कि हमारी समीकरण नंबर 1 है क्या, ये थी हमारी 7x - 15y इज इक्वल टू में 2। ये हमारी समीकरण नंबर 1 थी। इसी में ही ये जो हमारी वैल्यू x की निकल के आई है, x की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी है। पूरी वही समीकरण है, बस x की जगह पे 3 - 2y हमने रख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 दिया हमारा 21 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 15y लिख दिया, y को सॉल्व किया, माइनस का 29 हो गया, और 21 को हमने उधर भेज दिया। ठीक है, 21 संख्या संख्या एक तरफ की, 21 को जब हमने उधर भेज दिया तो माइनस का 21 हो गया ये। माइनस का 21 और प्लस का 2 घटाया तो हमारा माइनस का 19 बचा। और फिर हमने माइनस से माइनस को कट कर दिया तो y बराबर 19/29 आ गया, जो कि कटता नहीं है, तो वही हमारी y की वैल्यू आ गई। और y की वैल्यू हमें पता चल गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है, किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, चाहे 1 में रख दो, 2 में रख लो, 3 में रख लो। अब तो आप कहोगे तीसरी समीकरण कहाँ से टपक पड़ी, तो तीसरी समीकरण जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, यही हमारी तीसरी समीकरण हो गई। कोई जरूरी है नहीं है, किसी में भी रख दो आप, हमारा आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमने तीसरी समीकरण में इसकी वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई, जो कि है 49/29। इस तरीके से x की वैल्यू भी आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। तो ये होती है हमारी तरीका सॉल्व करने का। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं उत्तर की जांच भी करो, ठीक है, अगर बोलते हैं तो करो, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो इन्होंने x की वैल्यू ये आई थी, y की ये वैल्यू आई थी, तो हम उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, उत्तर की जांच करने के लिए किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, तो हमारे उत्तर की जांच हो जाएगी। ठीक है, तो यही होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब इन्होंने उदाहरण 5, ये उदाहरण 5 था, पहले उदाहरण 7 दिया था। क्या है ये उदाहरण 7 दे दिया भैया। कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है आपकी बुक में लग रहा है। उदाहरण 7 दे दिया पहले, वही मैं सोच रही थी उदाहरण 7 एकदम से कैसे आ गया। ठीक है, हमने कौन सा उदाहरण किया था यहाँ पे, उदाहरण 3 किया था। अच्छा, और उन्होंने उदाहरण 7 रख दिया है। हो सकता है पहली वाली बुक जो थी उसी के हिसाब से। ठीक है, अब उदाहरण 4 बोल रहे हैं, उदाहरण 5 बोल रहे हैं, मतलब वो उदाहरण हमारा 7 नहीं था, उदाहरण 4 था। ठीक है, अब उदाहरण 5 की बारी है। ये कह रहे प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अब हमको समीकरण खुद बनाना। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है, मतलब हाँ थोड़े फनी तो है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजीग्राफी में व्यक्त करना है। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। तो
हमें ये 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना आफताब और उसकी पुत्री की आयु जो है कितनी है वर्षों में, एस और टी है, क्या है, एस और टी है। और ये जो आयु है वो प्रेजेंट आयु है, इन्होंने लिखा नहीं है, पर ये आयु जो है वो प्रेजेंट आयु मतलब वर्तमान आयु है। इन्होंने क्या बोला था, 7 वर्ष पूर्व, मतलब जैसे कि अगर आपकी आयु आज की डेट में बात करते हैं, अगर आपकी आयु 15 साल है, अगर मैं कहूँ 7 वर्ष पहले आप कितनी आयु के थे, तो आप 15 में से ही तो 7 को घटाओगे। ऐसे ही इन्होंने आयु एस मानी है, अगर 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो एस में से ही तो 7 को घटाएंगे। तो सेम यही काम इन्होंने यहाँ पे किया है, एस में से 7 को घटा दिया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो जो लड़की थी, पुत्री थी, उसकी आयु क्या मानी थी, टी मानी थी, तो उस पुत्री की आयु भी तो 7 वर्ष पहले मानी जाएगी, तो टी में से भी हम 7 को घटाएंगे। और इन्होंने कहा था 7 गुनी थी, इसलिए हमने 7 से यहाँ पे गुणा कर दिया। तो सेम बात यहाँ पे ये लिखी हुई है, इसको सॉल्व किया इन्होंने इस तरीके से। ठीक है, तो ये और सॉल्व सॉल्व क्या किया, यहाँ पे हमारी यही समीकरण निकल के आ गई है, s-7t इज इक्वल टू, में 42 लिख लो। ठीक है, चाहे प्लस में उधर इक्वल टू में माइनस का 42 लिख लो, या तो इस तरीके से लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, दूसरी जो इन्होंने कंडीशन बताई थी, इसमें कहा था 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब अगर आपकी आयु आज 15 साल है, 3 साल बाद आपकी आयु क्या होगी, तो 15 में 3 जोड़ोगे ना। ऐसे ही अगर आज आपकी आयु एस साल है, तो आप 3 साल बाद कितने होंगे, एस में 3 जोड़ेंगे, तो इन्होंने कहा 3 गुनी हो जाएंगे, किससे, पुत्री से, तो पुत्री की 3 साल बाद आयु क्या होगी, t+3 होगी। तो सेम बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है, इसको सॉल्व किया तो हमारी ये दूसरी समीकरण आ गई है, s-3t इक्वल टू 6। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी समीकरण आ गई है। आगे चलते हैं, तो इन्होंने क्या बोला है, समीकरण 2 का प्रयोग किया है और इन्होंने s की वैल्यू निकाली है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक चर की वैल्यू, हमने एक वेरिएबल की, वेरिएबल बोलो या चर बोलो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको प्रतिस्थापित करते हैं दूसरे समीकरण में। ठीक है, तो इन्होंने s की वैल्यू निकाल ली है और इस s की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। ठीक है, इसमें रख दिया, आप देख सकते हो ये s की वैल्यू है, s-70, 70 लिखा है, प्लस का 42 है, 42 भी लिख दिया है, बराबर में 0। सॉल्व किया तो टी की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 12 निकल के आ गई है। ठीक है, अब जो टी का मान आया हो उसको आप किसी भी समीकरण में रख दो, इन्होंने दूसरे समीकरण में रखा है, दूसरे समीकरण में रखा है, तो हमारी एस की वैल्यू निकल के आ गई जो कि 42 है। तो अब हमें पता चल गया है कि आफ्ताब की आयु कितनी है। ठीक है, आफ्ताब की आयु 42 वर्ष है, पुत्र की आयु 12 वर्ष है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपना उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में बोला है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है। ठीक है, एक दुकान की बात की जा रही है, वहां पे 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना बता रहे हैं, 9 रुपए है, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है, पेंसिल की बात हो रही है और रबड़ की बात हो रही है, पेंसिल और रबड़ की बात हो रही है, तो हम यही मान लेते हैं कि पेंसिल का मूल्य क्या है, रबड़ का मूल्य क्या है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा तो नहीं है, कुछ मानना हुआ, पर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x और माना रबड़ का मूल्य बराबर y। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, 2 पेंसिल 3 रबड़, तो हमने क्या कर दिया, 2 पेंसिल 3 रबड़, इनका मूल्य क्या था, 9 रुपए। फिर बोला इन्होंने 4 पेंसिल और 6 रबड़, तो हमने यही किया, 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य कितना हो गया, 18 रुपए। जिस जो बोला था वही हमने किया है, उसी के हिसाब से चले हैं, तो हमारी समीकरण जो है वो बन के आ गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो इन्होंने अब क्या किया है, इन्होंने क्या किया, पहले समीकरण से क्या इसका मान निकाला है, x का मान निकाला है, जो हमारी समीकरण थी ये वाली 2x + 3y = 9। तो इससे इन्होंने x की वैल्यू निकाली, कैसे वैल्यू निकाली है हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि 2x + 3y थी, हमें x की वैल्यू निकालनी है, चाहे तो आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हो, आप पर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। तो फिलहाल ये x की निकाल रहे हैं, तो हमने क्या किया, 9 पहले से लिखा हुआ था, 3y को उधर भेजा तो ये माइनस में हो गया,
फिर x की वैल्यू निकालनी है, 2 को हमें उधर भेजना पड़ेगा, 2 इसके साथ गुणा में है, बराबर के उधर जाते ही किसमें हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, मतलब 9 माइनस 3y, और पूरे के बटे में 2 होगा। ठीक है, तो सेम वैल्यू हमारी यहीं पे ये निकल के आ रही, इतना हो गया। तो x की वैल्यू निकल के आ गई। इस x की वैल्यू को हमें किसमें रखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 में x की जगह, x जहां पे लिखा हुआ था वहां पे हमने ये वैल्यू रख दी। ठीक है, सॉल्व किया। ठीक है, अब सॉल्व किया तो हमारा 18 इक्वल टू 18, कुछ हमें कुछ अजीब सा आंसर आया, 18 इक्वल टू 18 आया। अब हमें तो किसी की वैल्यू निकालनी थी ना, जैसे कि हमने x की वैल्यू रखी थी तो y निकल के आना चाहिए था, पर यहाँ पे हमने देखा कि 18 इक्वल टू 18 आ गया, मतलब हमें हमें ना x की वैल्यू मिली ना y की वैल्यू मिली। तो हम यहाँ पे कुछ बातें हमको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कभी भी हो जाता है क्वेश्चन में, तो हमें ये लिखना पड़ेगा, ये कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, यद्यपि इसमें y का कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम x का कोई निश्चित मान नहीं पाते हैं। ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि दोनों दिए गए समीकरण एक ही हैं। समीकरण 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। हम पेंसिल तथा रबड़ का अद्वितीय मूल्य नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि दी हुई स्थिति से हम सार्वनिष्ठ हल है। मतलब ये कंडीशन हमारे पास क्यों आई है, तो ये कंडीशन हमारे पास सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि ये दोनों समीकरण जो हमारे पास थी वो अलग अलग समीकरण नहीं थी, एक ही समीकरण थी। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, तो ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो भाई ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ये वाली समीकरण तो काटी नहीं जा सकती, ये वाली समीकरण तो काट सकते हैं ना, इसको 2 से भाग कर दो, पूरी समीकरण को 2 से भाग। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 9 18। अब आप देख सकते हो हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 आ गया, और ये समीकरण और ये समीकरण सेम है। जब दोनों ही हमारी सेम समीकरण होती हैं तो हमारे पास क्या होती है कंडीशन, हमारे पास आती है कि दोनों रेखाएं जो होती हैं एक अन्य, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को होती हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को होती हैं तो उनके उनमें कई सारे कॉमन पॉइंट्स होते हैं, कई सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे तो मतलब उनके कई सारे हल होंगे। तो हम नहीं कह सकते कि इसमें x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। एग्जैक्ट वैल्यू तभी हमें पता चलती है जब हमें प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं, और ये हमारी संपाती रेखाएं हैं, इस वजह से ये कंडीशन आई है। हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि पेंसिल कितने की है और वो कितने की है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं हमारी सेम है, इनके अद्वितीय है। ठीक है, इतना समझने के लिए आपके लिए काफी है। बिल्कुल डीप में समझा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर आपको इस तरीके से इतना डीप में समझाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ टीचर होंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको वाकई में अगर आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ाना हुआ आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हमारी क्लासेस अपलोड हो आपको तुरंत पता चले, आप लोग अपनी पढ़ाई करें। दूसरी बात यह है, अगर आपको ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार होते रहते हैं, ठीक है, अगर आपको इनको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए है तो आप इसके लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे ऐप का नाम है। ठीक है, लेकिन इस नाम से कई सारे ऐप है। ठीक है, इसलिए अगर आपको चाहिए है तो आप डायरेक्ट जोजस स्टडी इसी चैनल का नाम डाल दो, हमारा लोगो देख लो, हमारा चैनल ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, आप लोग पहचान जाओगे और डाउनलोड करो। ठीक है, सारी नई बुक्स जो है वो हमने डाल दी है, कोई भी घबराने की, कोई भी टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, इतना काम कर लेना। हाँ, बोलते बोलते थक जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, लेकिन पढ़ाते तो हैं ही आपके लिए। तो इतनी कृपा तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है उदाहरण नंबर 7। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आए हैं। इन्होंने कहा है दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? भाई रेल पटरियां हैं, क्या है, रेल पटरियां। ठीक है, तो वो एक दूसरे को काटेंगे कैसे? हाँ, अलग अलग रेलवे ट्रैक दिए गए हैं, जैसे ये हमारा एक अलग रेलवे ट्रैक है और ये हमारा अलग रेलवे ट्रैक है। हो सकता है ये एक दूसरे को इस तरीके से काट रही हूँ तो बात अलग है। अब लेकिन रेल की पटरियां जो होती है, दो पटरियां होती हैं, वो तो हमेशा समांतर होती हैं। अब देखते हैं किस पटरियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण ये दिया है, दूसरा समीकरण ये दिया है। ठीक है, और हम आपको बता देते हैं खास बात, यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं, इसको अगर हम 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 छंगे 12, नहीं नहीं सेम समीकरण नहीं है, मुझे लगा था सेम समीकरण है। ठीक है, सेम समीकरण नहीं है, अलग है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है ना, तो प्रतिस्थापन विधि से करना है तो इजी वाली ये लग रही है।
ये लग रही है ना। तो इसमें से ही हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। x की वैल्यू हमने प्रतिस्थापित कर दी, 2y को उधर भेज दिया, 4 को उधर भेज दिया, तो 4 माइनस 2y हो गया। ठीक है, अब इस x की वैल्यू हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो हमें यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रखने पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, y की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट 4 माइनस 4 बराबर 0 आ गया। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है देखने से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो कि एक असत्य कथन है। ठीक है, दिए गए समीकरण का कोई सार हल नहीं है, इसलिए दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। मतलब यहाँ की रेल की दो पटरियों की बात की जा रही थी, जो रेल की खुद की दो पटरियां होती हैं, एक रेलवे ट्रैक की बात की जा रही है। ठीक है, तो एक दूसरे को हमारे पास, अब आप सोच रहे होगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, पिछला वाला जो क्वेश्चन था, इसमें भी हमारे पास एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आई थी, पर यहाँ पे हमने जब ध्यान से देखा है कि यहाँ पे 18 बराबर में 18 आ रहा है। ठीक है, 18 बराबर में 18 आ रहा है, मतलब दो चीज हमारे पास बराबर आ रही हैं। तो इसका मतलब हो गया ये समपाती हो गई, एक दूसरे पर हो गई। और यहाँ पे हम जब देख रहे हैं आंसर को, तो हमारे पास क्या आ रहा है, -4 इजिकल टू में 0 आ रहा है। ठीक है, -4 इजिकल टू में 0 आ रहा है, जो कि एक अलग चीज है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका कोई भी हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं हमारी कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया था, रेलवे की पटरियां एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, क्योंकि वो क्या है, समांतर रेखाएं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.2 पे आ गए हैं, तो 3.2 को हम भी करेंगे परसों। अब हम करेंगे अपनी दूसरी वाली विलोपन विधि। ठीक है, अब क्लास हमारी थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है, लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो देख ली, ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास देख ली तो समझ लो आपका कल्याण हो गया। आप एक्सरसाइज भी नहीं पढ़ोगे, फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रख पाओगे। ठीक है, हाँ थोड़ी मेहनत है, मैं इस मेहनत को स्वीकार कर रही हूँ। हाँ मतलब मैं शब्दों में बोल नहीं पा रही हूँ, मैं इस मेहनत को करना स्वीकार कर रही हूँ बस आपके लिए। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत है, पर मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ तो इसमें आपका बेनिफिट है। मुझे क्या है, मैं एक्सरसाइज पढ़ा के भाग जाऊंगी। ठीक है, आपको क्या, आपको एक्सरसाइज ही पढ़नी होती है। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं उनको एक्सरसाइज पढ़ना अच्छा लगता है, वो सोचते हैं जल्दी से मेरा कोर्स खत्म हो। ठीक है, पर मुझे लगता है मैं ये जो तरीका जो अपना रही हूँ, ये मेरे पढ़ने का तरीका है। किसी भी चीज को, किसी भी चैप्टर को मैं पूरा पढ़ती हूँ सबसे पहले, उसके बाद में मैं क्वेश्चन पे जाती हूँ। अगर मुझे उसका बेस जो है पता होगा तो मैं क्वेश्चन, अगर मैं चैप्टर को, मैं एक्सरसाइज को करूं या ना करूं, मुझे अगर बेस पता है तो मैं सारा चैप्टर जो है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, जो मेरा तरीका है मैं उस तरीकों को लेकर चल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना चाहिए तो आप पढ़िए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। कुछ बच्चे तो होंगे जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाली विधि पे, जो कि है हमारी विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि हमारी क्या कहती है, हम अपना टाइम देख लेते हैं, क्योंकि ओजस के सोने का भी टाइम हो जाता है, अभी नहीं हमारा टाइम। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, आइए अब हम एक और विधि पर विचार करें, जिसे एक चर को विलुप्त करने की विधि कहा जाता है। यह कभी कभी प्रतिस्थापन विधि से अधिक सुविधाजनक रहती है। आइए अभी यह विधि कैसे की जाती है। तो इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि ये जो विधि है वो हमारी जो विलोपन विधि है वो प्रतिस्थापन विधि से थोड़ी सी इजी है। ठीक है, अब विलोपन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं इसका भी मतलब। विलोपन, तो विलोपन का मतलब होता है विलोप। विलोप, भैया हम तो यहाँ से विलोप हो जाएंगे 2 घंटे में, गायब, गायब हो जाएंगे। मतलब एक, हमें एक्स और वाई में से किसी को गायब कर देना, हटा देना है। तो उदाहरण से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आए। उदाहरण हमारा कह रहा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मासिक आय की बात कर रहे हैं, और इनके खर्चे की बात कर रहे हैं, आय की बात कर रहे हैं, और बचत की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है मासिक आय क्रमशः 9x और 7x के रूप में निरूपित करेंगे। भाई इस
में क्यों निरूपित किया है, तो हम आपको बता देते हैं। जब हमारे पास इस तरीके से अनुपात दिया होता है, एग्जैक्ट चीज नहीं दी होती है, अनुपात में दिया होता है, तो अनुपात में है, हमें पता है इस अनुपात में है, तो हम उस चीज को पूरा करने के लिए सेम वेरिएबल से, सेम चर से हम गुणा कर देते हैं। अगर इसमें x से गुणा की है तो इसमें भी x से करेंगे, इसमें अगर y से कर रहे हैं तो इसमें भी y से करेंगे, तो वो चीज हमारी पूरी हो जाती है। उस चीज को पूरा करने के लिए हम गुणा करते हैं। ठीक है, ये बात हमें, चाहे किसी भी टाइप का, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, अगर अनुपात दिया गया है तो हमें ये करना होगा। ठीक है, अगर हम लॉन्ग मेथड अपना रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक अपना रहे हैं, तब तो बात ये अलग है। ठीक है, ये हो गया। तो हमने मान ली है आय जो है पहले की इतनी है, दूसरे की इतनी, तो खर्चा भी हमने इसी तरीके से मान लिया। खर्चा भाई वो तो आय थी तो उसको एक्स में मान लिया, ये खर्चा है तो इसको अलग मान लेंगे, वाई मान लिया। तो ये खर्चा, हमारे पहले का खर्चा 4y, दूसरे का खर्चा 3y हो गया। ठीक है, अब बचत बता रहे हैं, तो अब बचत तो हमारी 2000 है दोनों की है। अब इस चीज को हम कैसे करेंगे, कैसे हमने ये समीकरण बनाया। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा कह नहीं रही, लेकिन हम समीकरण कैसे बनाएंगे भाई। क्या है, मान लो ये हो आप, ठीक है, ये कौन हो, आप हो, ठीक है, और आप ना 10,000 रुपए महीने कमाते हो। मान लो 10,000 रुपए महीने कमाते हो, 10,000 में से सात, सात के 8 मान लो, 8,000 रुपए जो है वो आप खर्च कर देते हो पूरे महीने में, तो 2,000 आपकी क्या होती है, बचत होती है। इतने रुपए आप बचाते हो। ये क्या है, आपकी आय, मतलब कमाते हो। ये क्या करते हो, खर्च करते हो। ये क्या है, आप बचाते हो, बचत है आपकी। ठीक है, तो क्या करते हैं, आय में से जब हम खर्च को घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, बचत आती है। सेम वही की हमने काम यहाँ पे, आय लिखी, आय में से हमने खर्च को घटाया तो हमारे पास क्या आई, बचत, जो कि दोनों की कितनी है, 2,000 की। ऐसे दूसरे की आय, दूसरे का खर्च और उसकी बचत, तो इस तरीके से दोनों ही हमारी क्या बन गई हैं, समीकरण बन गई हैं। ठीक है, अब दोनों समीकरण हमारे पास बन गई हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हम दोनों समीकरण को इस तरीके से लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब विलोप करना है। विलोप करना है, विलोप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या 9 और 7 की वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा, या अगर इसको x को विलोप करना चाह रहे हैं तो इसको बराबर करो, अगर y को विलोप करना चाह रहे हैं तो 4 और 3 को आपको बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे होगा, ये भी बात आती है। तो हम, इन्होंने किसको विलोप किया है, इसको विलोप किया है, y को विलोप किया है। कैसे विलोप करेंगे, जो 3 यहाँ लिखा है इस 3 की गुणा इसमें कर दो, जो 4 यहाँ लिखा है इस 4 की गुणा इसमें कर दो, सिंपल से। तो ये क्या कर रहे हैं, समीकरण जो 1 है इसमें गुणा कर रहे हैं 3 की, और समीकरण नंबर जो 2 है उसमें गुणा कर रहे हैं 4 की, क्योंकि इसमें 4 है तो इसमें 4 से कर रहे हैं, इसमें 3 है तो इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं। अब ध्यान रखना, सिर्फ इसमें, इस वाले हिस्से में ही हम गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इस वाले हिस्से में ही गुणा नहीं करेंगे, हमें 3 की गुणा पूरे समीकरण से करनी है। सेम ऐसे 4 की गुणा हमें पूरे समीकरण से करनी है। ठीक है, हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, 3 नेम होता है 27, और 3 चक्कू 12, और 3 दूनी 6। ऐसे 4 की गुणा करेंगे, 4 सते 28, 4 तिया 12, और 4 दूनी 8। अब आपने देखा ना, ये वाला जो था वो उसको हम बराबर करना चाहते थे, हमने इसको बराबर कर दिया। ठीक है, हो गया ना हमारा बराबर। अरे यार, क्या गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये हमने बराबर कर दिया। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है y को विलुप्त करने के लिए समीकरण 3 को समीकरण 4 में से घटाइए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको हमने, ये जो हमारी समीकरण बनी थी, इसको हमने क्या मान लिया है, समीकरण नंबर 3 मान लिया, इसको समीकरण नंबर 4 मान लिया। अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। माइनस माइनस तो हमारे जुड़ते हैं, घटते थोड़ी ना है। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे पास 4 माइनस का है और 3 भी माइनस का है, हम चाहते हैं इन दोनों को घटाना, तो हमें अलग से साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, घटाना चाहते हैं ना, जब हम किसी चीज को घटाते हैं तो उसका नीचे वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, नीचे वाला चेंज होता है, ध्यान रखना। तो ये अब माइनस ना रह के किसका हो गया है, प्लस का हो गया है। तो अब हम इसको घटा सकते हैं, तो हमारे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 के पास माइनस है, इसलिए माइनस का 1 बच जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे है, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था। अब हमें तो इनको घटाना है, गायब करना है ना, विलुप्त करना है, विलोप करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको हम घटाएंगे, इसलिए इन्होंने ये वर्ड यूज किया है। अगर मान लो एक हमारा प्लस का होता, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते इनको जोड़ने पे, क्योंकि ये डायरेक्ट ही हमारा काम बन जाता। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा, हमको यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तभी ये आपस में कैंसिल होंगे। ठीक है, इतना हो गया। हमने यहाँ पे माइनस का, देखो ये समीकरण लिख ली, ये समीकरण लिख ली, दोनों समीकरण लिख ली, इनके बीच में माइनस का चिन्ह भी हमने लगा लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे भी ये भी हमारे घट गया, घट के हमने क्या किया है भाई, सॉल्व किया तो x बराबर 2000 आ गया है। अब x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू दूसरे समीकरण में रख दी, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास x भी है, y भी है, दोनों से निकल के आ गए। तो हमको बताना क्या था, मासिक आय बतानी थी। तो मासिक आय तो एक की थी 9x, एक की थी 7x। तो x की जगह पे हमने 4000 रख दिया। क्या था, 7 है क्या थी, एक मिनट देख लेते हैं। मासिक आय क्या पूछ रहे थे क्वेश्चन में, इन्होंने कहा था उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, 9 और 7 यही तो थी। ठीक है, 9 और 7। तो अच्छा, x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 2 आई थी ना, 2000 आई थी। तो 9 दूनी 18 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो गई, आया ना। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और यहाँ पे ये सब चीजें फालतू की चीजें हैं, ये हमने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण योग के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी समीकरण दे दी गई है, 2x+3y इक्वल टू 8 और 4x+6y इक्वल टू 7। ठीक है, विलोप करना है। विलोप कैसे होगा, हम जानते हैं कि इस 2 से 4 को बनाया जा सकता है, या हम कह लो 3 से 6 को भी बनाया जा सकता है। ठीक है, कुछ भी अगर आपको कुछ भी गायब करना है, जैसे x गायब करना है तो x गायब कर दो, y गायब करना है तो y गायब कर दो। हम जान इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपल से। अगर हमें मतलब इसमें हमें करना पड़ेगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको 4 बना सकते हैं या इसको 6 बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें नहीं, सॉरी, मैं भी क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, सॉरी, इसमें हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये वाली समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y पूरे से करनी है, और 2 अट्ठे 16। ये हमारी नई समीकरण आ जाएगी, जो कि समीकरण नंबर 3 होगी। अब इस समीकरण को और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे तो आप इसको गायब कर दो, चाहे तो इसको गायब कर दो, वो आप पर डिपेंड करता है करके क्या है। देखते क्वेश्चन में किसको गायब किया गया है। तो ये आप देख सकते हो ना, 4x+6y इक्वल टू 16 आ गया, इक्वल टू 16 आ गया, और 4x+6y इक्वल टू 7 था। तो हमको दोनों ही प्लस के हैं, इन्होंने किसको गायब किया है। अच्छा, अगर ये ध्यान से देखना, अगर हमारी इतनी चीज हमारी सेम आ रही है, तो भाई अगर हम माइनस करेंगे तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, मतलब ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू है ना। ठीक है, अब दोनों ही हमारे कट जाएंगे, तो इधर तो हमारी वैल्यू 0 हो जाएगा, और इधर इनको घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब 0 हमारा 9 के बराबर तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे लिख दिया है, जो कि एक असत्य कथन है। ठीक है, जब इस तरीके से आ जाता है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण का कोई हल नहीं है। मतलब ये दोनों रेखाएं हमारी कैसी थी, समांतर रेखाएं थी। ठीक है, अगर 0 के बराबर हमारी कोई दूसरी वैल्यू आ रही है, तो वहां पे हम लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है। अगर जैसे हमारा 9 बराबर 9 आ जाता, तो हम लिख देते इसका क्या बोलते हैं, ये समपाती है। ठीक है, आए समझ में। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में कह रहे हैं, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, आपको एक और बात हमें बतानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड ये, हाँ हो सकता है आपको ये बात पता हो कि 2 अंकों से बनी संख्या आखिर होती क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा। अगर हम मान लेते हैं दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो 2 अंकों से जो बनी हुई हमारी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10x+y। ठीक है, दहाई पहले होती
होती है, इकाई बाद में होती है, तो उस हिसाब से हम रखेंगे। 10x प्लस वाई हमारी हो जाती है संख्या। कब होती है? जब हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक पता नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जब हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक पता नहीं होता है, और हम मान लेते हैं दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो हमारी संख्या होगी 10x प्लस वाई। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, इतना हो गया। जैसे कि उन्होंने उदाहरण बताया है, मान लो हमारा x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है। ठीक है, इससे हमें संख्या बनानी है, तो हम क्या करेंगे? 10 गुणे x की जगह पे 5, y की जगह पे 6, 10 पचे 50 और प्लस 6। ठीक है, हो गया हमारा 56। तो हमारी 56 संख्या निकल के आ गई। हालांकि ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो तरीका होता है वो ये तरीका होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्वेश्चन में कहा था दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों के पलटने पे बनी संख्या का योग 66 है, उनके अंकों का अंतर 2 है। तो दो समीकरण इन्होंने बनाने को दी। ठीक है, तो दो अंकों की से बनी संख्या, उनका योग। तो पहले हमारी संख्या जो बनी थी वो बनी थी 10x प्लस वाई, और उसका अंक पलट दिए, मतलब y की जगह पे x कर दिया, x की जगह पे y कर दिया, और उनका दोनों का कर दिया है योग। योग मतलब जोड़ कर दिया, तो कितना था? 66। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक समीकरण आई है x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, क्या ये है? x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6 आया है। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी समीकरण? पहली समीकरण हो गई। दूसरे में उन्होंने कहा था जो हमारी संख्या है, अंक जो है, ठीक है, उनका अंतर 2 है। संख्या संख्या का अंतर नहीं बोला है, अंकों का अंतर बोला है। तो अंक हमारे क्या थे? x माइनस वाई, इनका अंतर कर दिया, अंतर मतलब घटाना कर दिया 2। तो ये हमारी हो गई है दूसरी समीकरण। ठीक है, दूसरी समीकरण हो गई है। अब हम इसको, इन्होंने y को पहले लिख दिया और x को बाद में लिख दिया है। ठीक है, ये भी मतलब इन्होंने दोनों अंकों का अंतर बोला है। तो अंतर इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है दहाई में से इकाई को घटाने पे अंतर 2 आ रहा है, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो अंकों का अंतर बोला है, तो अंक हमारा दहाई वाला भी पहले हो सकता है, इकाई वाला भी पहले हो सकता है, इसलिए इन्होंने दो तरीके से इसका अंतर निकाला है। एक को दो समीकरण नंबर 2 मान लिया, समीकरण नंबर 3 मान लिया। इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो दो तरीके से आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या किया है? यदि x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो एक और दो को विलोपन विधि से हल करने पर x बराबर 4। तो जैसे कि हम अपना यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं, इन्होंने सॉल्व नहीं किया है। देखो, हमारी पहली समीकरण थी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6, और इस वाली समीकरण को हम लेकर चलते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, प्लस माइनस तो है ही, कट जाएगा हमारा, अपने आप ही विलोप हो गया। तो ये जुड़ के हमारा क्या आ गया है? 2x आ गया। इधर हमारा जुड़ के आ गया 8। काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई है? 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई है। अब इस वैल्यू को चाहे तो इसमें रख दो, चाहे तो इसमें रख दो, हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। ठीक है, x की जगह पे 4 रख रहे हैं, प्लस y बराबर में 6। ठीक है, ये हो गया। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 बराबर 2। y की वैल्यू 4 2 आ गई। ठीक है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो तब हमारी संख्या क्या हो जाएगी? तब हमारी संख्या हो जाएगी y। x हमारा दहाई का अंक था, y हमारा इकाई का अंक था, तो हमारी संख्या 42 होगी जाके। ठीक है, ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे 42 प्राप्त होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के मतलब इस कंडीशन के हिसाब से चल रहे हैं, इस वाली समीकरण के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? क्या था? x प्लस वाई बराबर 6 था। फिर दूसरी थी y माइनस एक्स, मतलब माइनस का x है और प्लस का y है। तो इस बार हमारा x कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 2y हो जाएगा, बराबर में 2 था, इधर हमारा 8 आ जाएगा। तो एक कम दो, 2 चक्कू 8। तो y बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको लेकर चल रहे तो 24 आएगी, इसको लेकर चल रहे तो 42 आएगी। ठीक है, तो हमारे दो संख्याएं इस तरीके से निकल के आएंगी, समझ लो, दो आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे हमारा कुछ दिया नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ठीक है, तो पूरा हमारा समाप्त हो गया। पूरा चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आपको रिवाइज करना है ये, तो रिवाइज करा ही देते हैं सारा। तो इन्होंने हमने क्या क्या अध्ययन किया है?
एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है और हल किया जा सकता है। तो किस विधि से? ग्राफीय विधि से और बीजगणितीय विधि से। ग्राफीय विधि भाई निर्देशांक वाली विधि है, बीजगणितीय विधि हमारी दो विधियां हैं, कौन कौन सी? प्रतिस्थापन और विलोपन। ग्राफीय विधि में इन्होंने बोला है दो चरों में एक रैखिक समीकरण का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। यदि रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो अद्वितीय हल होगा, और युग्म कैसे होंगे? संगत युग्म होंगे समीकरण का। ठीक है, फिर बोला है रेखाएं हमारी संपाती तब होती हैं जब एक दूसरे पर होती हैं दोनों रेखाएं, और इसके अपरिमित रूप से कैसे हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। ठीक है, और इसके हर बिंदु पे, प्रत्येक बिंदु पे हल होता है, मतलब एक दूसरे पे है तो हर बिंदु पे टच कर रही है ना, हर जगह इनका हल होगा। तो ऐसे युग्म को आश्रित या संगत, संगति ये भी है, संगत ये भी है, बट ये आश्रित वाला संगत है। तीसरा जो है ये कह रहे हैं ये रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। मतलब जब एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही है तो हल कहाँ से निकलेगा? ठीक है, ऐसे को कहते हैं असंगत। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बीजगणितीय विधि में इन्होंने, अच्छा यहाँ पे बस बता दिया है इन्होंने, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, बजगुणनखंड विधि है। ये वाली आपकी कोर्स में नहीं है, ये तो हमने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दिए गए समीकरण में जो व्यापक रूप जो होते हैं हमारे रैखिक समीकरण के, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 समीकरण के योग को प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारा a1 अपॉन a2 इजकल टू नॉट b1 अपॉन b2 है तो रेखिक समीकरण का योग कैसा होगा? संगत होगा। ठीक है, या अद्वितीय हल होंगे। अगर a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू नॉट c1 अपॉन c2 होगा तो युग्म कैसा होगा? असंगत होगा, या हम कहेंगे रेखाएं जो है वो हमारी कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2 है तो इस स्थिति में समीकरण का युग्म संगत होगा। संगत ये भी होगा पर ये संगत जो होगा आश्रित वाला होगा, और इसमें ये कैसा होगा? संपाती होगा। कैसा होगा? संपाती होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं अनेक स्थितियां हैं जिन्हें गणितीय रूप में ऐसी दो समीकरणों में प्रदर्शित किया जा सकता है जो प्रारंभ में रैखिक नहीं है परंतु उन्हें परिवर्तित कर रैखिक समीकरण में बदला जा सकता है। ठीक है, बस हमारा पूरा चैप्टर खत्म। और कल की क्लास में हम 3.1, परसों की क्लास में 3.2 कराएंगे। ठीक है, और नर्सों की क्लास में 3.3, फिर नेक्स्ट डे से हमारा नया चैप्टर चालू होगा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, तो मेरी आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।